आइए आज हम 15 दिवसीय कार्यक्रम, जैसा कि आपको मालूम है प्रत्येक दिवस एक एक यूनिट पर चर्चा करना है। उसी के तारतम्य में आज हम यूनिट 2 बहुपद पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आना है, 1 नंबर वाले 3 प्रश्न और 2 नंबर का 1 प्रश्न। केवल 5 नंबर है इसमें। तो इस 5 नंबर को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से क्वेश्चन हम पढ़ें, इस पर आज चर्चा करेंगे। तो बहुपद टॉपिक जो है, चूंकि इसमें जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको भी सीखना आवश्यक है, तभी हम प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो टेक्निकल वर्ड्स सीखने के क्रम में आइए सबसे पहले हम देखें कि बहुपद में टेक्निकल वर्ड्स कौन कौन से। सबसे पहले बहुपद में आता है चर। चर क्या कहलाता है? गणितीय राशियां 2 प्रकार की होती हैं। एक राशि का नाम क्या है? चर, और दूसरी राशि का नाम क्या है? अचर। चर और अचर। तो चर राशियां किसे कहते हैं, ये देख लेते हैं। ऐसी गणितीय राशियां जिनका मान शर्तों के अनुसार बदल जाता है। शर्तों के अनुसार बदल जाता है। चर राशियां कहलाती हैं। तो जिनका मान शर्तों के अनुसार बदल जाएगा उन्हें हम चर राशि कहेंगे। अब आइए देखते हैं कि किस तरीके से शर्तों के अनुसार बदलता है। इनका जो संकेत देते हैं चर राशियों के लिए, संकेत चर राशियों के लिए संकेत x, y, z आदि, ये तो संकेत हो गया। लेकिन चर राशि का मान कैसे बदलता है ये देखें। जैसे एक समीकरण पर विचार करें, x + 3 = 0। x + 3 = 0। यहां पर यदि हम मान निकालते हैं x का, तो देखो कितना आ जाएगा। x का मान कितना आ गया? x = -2। लेकिन यदि हम एक दूसरा समीकरण लें, दूसरी शर्त लें,2x = 4 मान, तो 2x = 4 में x का मान क्या आ जाएगा? 4/2। तो x का मान कितना हो गया? यानी जैसे ही कंडीशन बदली, यहां पर कंडीशन है x + 3 = 0, तो यहां पर x का मान, इनिशियल का मान कितना रहा? -3, और यहां पर 2x = 4, तो x का मान कितना रहा? यहां पर 2। तो कंडीशन बदलने से, शर्तों के बदलने से जिसका मान बदल जाए, जैसे यहां पर x का मान बदल रहा है, इसलिए x को यहां पर क्या कहेंगे? चर राशि। तो इस तरीके से चर राशि वह राशि है जिसका मान शर्तों के हिसाब से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो यहां पर x एक चर राशि है। इसी प्रकार से चर राशियों के लिए हम संकेत यूज करते हैं, y, z और बहुत सारे लेटर्स यूज कर सकते हैं। चर के बाद दूसरी राशि आती है अचर राशि। अचर राशि, अचर अचर राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान सदैव स्थिर होता है। ऐसी गणितीय राशियां जिनका मान सदैव स्थिर रहता है। उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कोई भी गिनती है 1, 2, 3 आदि। ये जो संख्याएं आप पढ़ते हो, 1, 2, 3, 100, 200, कोई भी अंक है, तो यह अंक या कोई भी गिनती का मान हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है। उसका मान तो बदलता नहीं है। या आप पढ़ रहे हो तो 100 है और आपके लिए वही 100 क्या 50 हो गया? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अचर राशियां हैं इनका मान सदैव क्या होता है? स्थिर होता है। और ये वही संख्याएं 1, 2, 3 आदि। और इस तरीके से चर और अचर राशियों की जानने के बाद अब दूसरा जो टेक्निकल वर्ड्स इसमें आता है
वो है आपका क्या, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक इन्हीं चर और अचर राशियों को संयुक्त करके हम गणितीय ऑपरेशन जो होते हैं प्लस माइनस गुणा भाग, इन सबको मिला करके एक व्यंजक तैयार करते हैं और उसी को हम बोलते हैं गणितीय व्यंजक। यानी गणितीय व्यंजक बनाने के लिए चर की जरूरत पड़ेगी, अचर की जरूरत पड़ेगी, चर राशि और अचर राशि जो आपको अभी बताएगी। इसके अलावा जो ऑपरेशन होते हैं, क्या ऑपरेशन होते हैं गणितीय, प्लस माइनस गुणा और भाग, इन सबके संयुक्त से, इन सबको मिलाने से हमें एक जो व्यंजक मिलता है उसको बोलते हैं क्या, गणितीय व्यंजक। मतलब ऐसा व्यंजक है गणितीय बीजीय व्यंजक, ऐसा व्यंजक, ऐसा व्यंजक जो चर, अचर तथा गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी, प्लस हो गया, माइनस, गुणा और भाग को संयुक्त करने से, को संयुक्त करने से प्राप्त होता है। उनको संयुक्त करने से मिलता है। उदाहरण बीजीय व्यंजक का, जैसे चर के रूप में हम x ले लेते हैं और अचर के रूप में संख्या ले लेते हैं 2, है ना, तो क्या बन जाएगा 2x। अब इसमें कुछ यहां पर देखिए 2 और x के बीच में एक गणितीय ऑपरेशन यूज हो गया। वो कौन सा गणितीय ऑपरेशन हुआ, गुणा का, क्योंकि 2x का मतलब क्या होता है 2 गुणे x। तो चर भी है, चर क्या है x है, अचर क्या है 2 है, और 2 और x के बीच में एक गणितीय ऑपरेशन आ गया। तो 2x भी क्या है, एक बीजीय व्यंजक है, छोटा भी बीजीय व्यंजक है एक पद का। और बीजीय व्यंजक हो सकते हैं जैसे 9x माइनस 4, यहाँ पर देखिए गणितीय ऑपरेशन कितने यूज हुए हैं, एक माइनस और एक गुणा, है ना, 9 और x के बीच में क्या है गुणा। तो इनको हम बोलते हैं क्या, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के बाद आपको एक चीज और सीखना है इसमें, ऋणोत्तर पूर्णांक क्या होता है। ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक, तो आइए ऋणोत्तर पूर्णांक के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। ऋणोत्तर पूर्णांक क्या है। ऋणोत्तर पूर्णांक किनको बोलते हैं, जैसे आप जानते हैं कि पूर्णांक धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, शून्य भी क्या है, पूर्णांक है ना। तो ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब हुआ ऋण धन इतर, यानी ऋण को छोड़कर, ऋण वाले पूर्णांकों को यदि हम छोड़ दें तो जो पूर्णांक मिलते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऋणोत्तर पूर्णांक। तो ऋणोत्तर पूर्णांक के अंतर्गत इनको लेना है आपको, 0, 1, 2, 3, 4 और इस प्रकार से जितने भी होंगे वो सब माने जाएंगे क्या, ऋणोत्तर पूर्णांक। बहुपद में ऋणोत्तर पूर्णांक का बहुत ज्यादा महत्व है, ये शब्दावली आपको सीखना है। ऋणोत्तर, ऋण धन इतर, यानी इतर यानी छोड़कर, ऋण को छोड़कर, ऋण वाले पूर्णांकों को छोड़कर जो पूर्णांक प्राप्त होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, ऋणोत्तर पूर्णांक। इसके बाद अगला जो आपका टेक्निकल वर्ड्स है वो है आपका बहुपद। अब बहुपद कहते किसको है, यानी आपका जो यूनिट है बहुपद, बहुपद क्या है ये सीखे। बहुपद अभी आपने बीजीय व्यंजक पढ़ा, देखिए ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। अब इसमें इंपॉर्टेंस इसका है, हमें बीजीय व्यंजक लेना है। पहली चीज तो बीजीय व्यंजक लेना है, जो अभी अभी आप सीख चुके हो कि बीजीय व्यंजक में चर होते हैं, अचर होते हैं और कुछ गणितीय ऑपरेशन होते हैं। बीजीय व्यंजक के बाद आपको क्या समझना है, उस बीजीय व्यंजक में जो चर प्रयुक्त होंगे, उन चर की जो घातें होंगी, उन घातों को हमें क्या लेना है, ऋणोत्तर पूर्णांक। इस तरीके से एक उदाहरण लेकर के स्पष्ट करते हैं इसको। उदाहरण मान लीजिए
बहुपद का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 2x² धन 5x धन 4। ये बहुपद का एक उदाहरण है। इसको समझें किस तरीके से, क्यों इसको बहुपद बोलते हैं, क्योंकि इसमें चर भी है, x चर भी है और क्या है, अचर भी है। 2 है, 5 है, 4 है, ये क्या कहलाएंगे, अचर। चर भी है, अचर भी है, और यानी कुल मिलाकर के ये बीजीय व्यंजक तो कहलाएगा पहली बार, क्योंकि चर अचर उसके साथ साथ ऑपरेशन भी यूज हुए हैं, प्लस हुआ है, इनटू यूज हुआ है, इसलिए बीजीय व्यंजक तो है। यानी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या होना चाहिए, चर की घातें। अब ध्यान दें, चर यहाँ पर क्या है, x, तो यहाँ पर x की घात कितनी है, 2। यहाँ पर x की घात कुछ भी नहीं है तो क्या मानी जाएगी, 1 मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर x है ही नहीं है, यानी जहां जहां चर यूज हुआ है वहां पर जो घातें हमें मिल रही है वो घातें क्या है, एक जगह 2 मिला और एक जगह क्या मिला, 1। तो 1 और 2 यानी चर की घातें क्या होनी चाहिए, चर की घातें क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखिए ऋणात्मक पूर्णांक में 1 और 2 आता है कि नहीं आता, यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है ऋणात्मक पूर्णांक में क्या, 1 और 2। तो यहाँ पर जो चर यूज हुआ है उसमें चर की घातें क्या यूज हुई है, ऋणात्मक पूर्णांक, इसलिए यह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बहुपद। क्या कहलाएगा, बहुपद। यानी बहुपद के लिए क्या जरूरी है, जो चर यूज हुआ है उस चर की जो घातें हैं वो क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। तो इसलिए ये बहुपद का उदाहरण हो गया। यदि मान लीजिए ये बहुपद है, अब ये मान लीजिए हम ऐसा लिखते हैं 2x की घातें -2 लिख दें प्लस 5x प्लस 4। अब बताइए आप ये बहुपद होगा कि नहीं, बहुपद है कि नहीं, बहुपद क्यों नहीं है या क्यों है, यहां पर देखिए आप, चर की घात x पर घात कितनी आ गई, -2, तो ये घात क्या हो गई, ऋणात्मक। और हमें घात कैसी लेना है, ऋणात्मक, यानी ऋण को छोड़ करके, और यहाँ पर घात क्या हो गई, ऋण, है ना। यहाँ पर तो 1 है, ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन एक जगह -2 घात। तो यदि किसी चर पर घात क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो वह बहुपद की श्रेणी में नहीं है। बीजीय व्यंजक तो कहलाएगा लेकिन यह बहुपद नहीं। बहुपद कहलाने के लिए क्या जरूरी है कि चर की जो घातें हैं वो क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं। फिर एक और देखते हैं उदाहरण, जैसे मान लीजिए x² प्लस √x प्लस 5, ऐसा देखिए। अब ये देखिए ये बहुपद है कि नहीं। अब यहाँ पर हम घात कैसे देखें, जैसे x पर घात कितनी होगी, 2, यहाँ पर x की घात √x का मतलब होता है क्या, √x का मतलब होता है x पर घात कितना, 1/2। तो यदि 1/2 घात हो गई तो ये तो पूर्णांक ही नहीं। 1/2 क्या पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, और 1/2 क्या आधा है कि नहीं, 1/2 क्या है, आधा है। तो यहाँ पर आप चर की घात यानी x पर घात कितनी देख रहे हो, 1/2। इसलिए क्योंकि यहाँ पर चर जो यूज हुआ है एक जगह घात क्या हो गई है, अपूर्णांक, क्या हो गई, अपूर्णांक, इसलिए यह भी बहुपद नहीं, ये बहुपद। तो बहुपद कौन है और नहीं है, इसकी चेकिंग करने के लिए हम घातों को देखते हैं। यदि हमारी चर की घातें, यदि किसी बीजीय व्यंजक में जो चर यूज हुए हैं उस चर में जो घातें हैं वो घातें यदि ऋणात्मक पूर्णांक है तो बहुपद कहलाएगा, अन्यथा नहीं। तो ये बहुपद के संदर्भ में 1 नंबर का प्रश्न इससे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे बहुपद के घात की, बहुपद की घात अगला टेक्निकल वर्ड्स है, बहुपद की घात। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो यदि आप क्लियर रहेंगे तो निश्चित रूप से 1 नंबर वाले जो प्रश्न है यहीं से बनते हैं वो आप कर पाएंगे। बहुपद की घात, बहुपद की घात, किसी बहुपद में चर के उच्चतम घातांक, किसी बहुपद में चर के उच्चतम घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, यदि हम एक बहुपद लें 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 9, इस पर विचार करें, इस बहुपद पर विचार करें। इस बहुपद में जो चर आए हुए हैं, जैसे चर क्या है यहाँ पर x पर यहाँ पर घात कितनी है, 1 बन गई,
यहाँ पर x की घात कितनी है 2, यहाँ पर x की घात कितनी है 3। तो अब आपको ये देखना है कि सबसे अधिक घात कहाँ पर है और वह कितना। सबसे अधिक घात कितना है 3 है, सबसे अधिक घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3। बहुपद की घात 3। परिभाषा क्या कही है, किसी बहुपद में चर के उच्चतम घातांक, चर के उच्चतम घातांक, यहाँ पर चर की उच्चतम घातांक कितनी है 3, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी होगी 3। तो किसी बहुपद में उस बहुपद की घात पता करना है तो आप उस पद को देखेंगे जिसमें चर की घात सबसे अधिक है, और जो घात है सबसे अधिक वही उस पूरे बहुपद की क्या बन जाएगी घात। तो यहाँ पर घात कितनी हो गई 3। एक दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे केवल x² + 3 दिया हो, x² + 3, इस बहुपद की घात कितनी हो 2। यहाँ पर घात कितनी हो गई 2। फिर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x + 1, इस बहुपद की घात, इसकी घात कितनी होगी x + 1 है ना। यहाँ पर क्योंकि घात 1 मानी जाएगी, केवल एक जगह चर यूज हुआ है और उसकी घात कितनी है 1, इसलिए यहाँ पर घात क्या हो जाएगी घात बराबर हो गया। तो इस तरीके से आप बहुपद की घात, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुपद की घात समझना। बहुपद की घात समझने के बाद आप बहुपदों का वर्गीकरण कर पाएंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए सीखें घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। पहला है रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद रैखिक। दूसरा है द्विघात, द्विघात बहुपद। और तीसरा है त्रिघात, त्रिघात। ये 3 बहुपद होंगे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और आगे घात बढ़ती जाती है तो बहुपद बनते जाते हैं, चतुर्थघात बहुपद, लेकिन मेनली हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं, रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, जिसकी घात कितनी होगी 1। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जिस बहुपद की घात 2 होगी, जिस बहुपद की घात 2 होगी वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, द्विघात बहुपद, उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। और जिस बहुपद की घात 3 होगी उसे बोलेंगे क्या, त्रिघात बहुपद। तो इस तरीके से 3 प्रकार के बहुपदों के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। रैखिक बहुपद के लिए जो मानक रूप आता है वो आता है ax + b, ये नोट करेंगे आप। रैखिक बहुपद के लिए ये मानक रूप ax + b। उसी प्रकार से द्विघात बहुपद के लिए मानक रूप आप सीख लीजिए ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, काफी महत्वपूर्ण है। फिर त्रिघात बहुपद के लिए मानक रूप ax³ + bx² + cx + d, ये त्रिघात बहुपद के लिए मानक रूप है। इस मानक रूप में आपको क्या क्या सीखना है, जैसे ax + b दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घात कितनी है, अधिकतम घात कितनी है 1, इसलिए रैखिक बहुपद है। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए द्विघात बहुपद है। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है 3, इसलिए कौन सा बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा। तो इस तरीके से ये इनके मानक रूप कहलाते हैं। इसमें जो चर यूज हुआ है x यूज हुआ है, a क्या कहलाएगा x का गुणांक, b कहलाएगा अचर, यहाँ क्योंकि इसमें x नहीं है, चर नहीं आया है, इसलिए अचर पद कहलाएगा। यहाँ पर देखिए a क्या कहलाएगा x² का गुणांक, b क्या कहलाएगा x का गुणांक, और c क्या कहलाएगा अचर। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर d अचर पद है, d क्या है अचर। जैसे यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि a क्या है तो आप बताएंगे x³ का गुणांक, किसका गुणांक है x³ का गुणांक। तो गुणांक आपको पता चलना है, मतलब मेनली आपको जो पढ़ना है वो द्विघात बहुपद पढ़ना होगा। तो द्विघात बहुपद में आपको a, b और c की पहचान होनी चाहिए। a क्या है, किसका गुणांक x² का, b किसका गुणांक है x का गुणांक, और c क्या है अचर, जिसमें यक्ष नहीं होता उसको बोलते हैं क्या अचर।
तो घात के आधार पर ये बहुपदों का वर्गीकरण और ये उनका मानक को आपने सीखा। इसके बाद इस यूनिट में जब आप ये सीख गए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है इसमें क्या, बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य, आइए सीखते हैं बहुपद का शून्य। शून्य क्या, बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य शून्य को सीखने के लिए एक बहुपद का उदाहरण लेते हैं। एक बहुपद जैसे मान लीजिए आपके पास है x + 1 = 0, x + 1 = 0। ये बहुपद है कि नहीं, बहुपद है कि नहीं है। कौन सा बहुपद है, घात कितनी है, 1 है, तो ये कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद है। अब इसमें आप ये सोचिए चर क्या है, इसमें चर क्या है, चर चर क्या है, यक्स चर, बहुत चर यक्स है। अब आपको ये सोचना है, आप जानते हैं कि चर वह राशि होती है जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। चर का मान आप बदल सकते हो नहीं, तो यहां पर x का हम क्या मान रखते हैं, x का क्या मान रखते हैं कि संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट होने का मतलब इसका दाहिना पक्ष कितना है, दाहिना पक्ष क्या है, 0, दाहिना पक्ष का 0 है। तो x का क्या मान रख दें कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब बताइए x का हम क्या मान रखें, ये एक समीकरण है, x + 1 = 0 एक समीकरण है। x + 1 यदि हम बराबर 0 न लिखे तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद, क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। लेकिन यदि हमने क्या कर दिया, बराबर 0, तो ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब आपको ये देखना है कि x + 1 = 0 x के किस मान के लिए सत्य है। x का हम क्या मान रख दें, यहां पर ये 0 है, तो x के स्थान पर क्या रख दें, सोचिए x के स्थान पर क्या रख दें, -1। बहुत अच्छे, यहां पर यदि हम -1 रख दें तो -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं, है ना। यदि x बराबर क्या रख दें, यदि x बराबर क्या रख दें, -1, तो इस बहुपद का जो मान है वो क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। तो शून्य का मतलब क्या होता है, चर का वह मान, यही जो आपने बताया -1, यही क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्य, क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो शून्य क्या होता है, चर का वह मान जो बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे। एक चीज और सिखा दें आपको, यहाँ पर बहुपद को लिखने की जो परंपरा है वो इस तरीके से लिखते हैं। उसका जो संकेत यूज करते हैं px, कैसे यूज करते हैं, px। px का मतलब होता है, p का मतलब पॉलिनोमियल, और x जिस चर से बहुपद हमारा बनता है, कभी x से बनता है, कभी y से बनता है। जब y से बनेगा तो क्या यूज करेंगे, py, जब x से बना तो क्या यूज करेंगे, px। तो ये जो लिखा हुआ है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, px बराबर क्या, x + px बराबर x + 1। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब ये उसका संकेत हो गया, px बराबर x + 1। अब इसमें हम क्या रख दें, यदि x बराबर क्या रख दें, अभी आपने बताया क्या, -1। तो यदि -1 रखते हैं तो इस बहुपद का मान निकालें कितना होगा, p - 1। देखिए x जहां है वहां हमने क्या रख दिया, -1, तो यहां भी रख दें x के स्थान पर क्या, -1 + 1, कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। हमको पढ़ना क्या है, शून्य। क्या पढ़ना है, शून्य। मतलब बहुपद का मान शून्य कब आ रहा है, चर का कौन सा मान बहुपद को शून्य बना रहा है, वो कहलाएगा बहुपद का क्या, शून्य। तो यहां पर शून्य क्या कहलाएगा, x बराबर -1, है ना। अतः x बराबर -1 px यानी बहुपद का एक शून्य, आपको समझना है कि शून्य क्या होता है। शून्य किसका मान होता है, चर, किसका मान, चर का वह मान जो बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, वही कहलाता है शून्य। तो एक लाइन परिभाषा में लिख दे रहा हूं, बहुपद का शून्य, चर का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। शून्य
बहुपद का शून्य का। शून्य का आपने उदाहरण सीख लिया। अब सीखना ये है, जानना ये है आपको कि यदि एक घात का बहुपद होगा, एक घात का बहुपद, अभी आपने पढ़ा एक घात का बहुपद, दो घात का बहुपद और तीन घात, तो एक घात का बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक। तो उसके कितने शून्यक होंगे? केवल एक। द्विघात का बहुपद होगा तो उसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे? दो। और त्रिघात का बहुपद होगा तो उसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे? तीन। ये नॉलेज आपको होना चाहिए। एक घात, द्विघात और त्रिघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? क्रमशः 1, 2 और 3 ये होती है। यदि n घात का बहुपद है, कोई कहे n घात का बहुपद है, तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? n। सीधी सी बात है। 100 घात का बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 100। जितने घात का बहुपद होता है उतने ही शून्यकों की संख्या आती है। ये शून्यकों की संख्या के संदर्भ में बात कर रहे हैं। इसके बाद इसमें बात करेंगे द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद अभी आपको बताया गया ax² + bx + c। तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं? द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2। उनको हम अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं, अल्फा और बीटा से। तो द्विघात बहुपद यानी ax² + bx + c के गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध। अब गुणांक कौन है? इसके गुणांक कौन है? a है, b है और क्या है? c। a, b और c ये इस बहुपद के क्या कहलाते हैं? गुणांक। और शून्य कौन होंगे? शून्य अभी हमने आपको बताया कि इसके कितने शून्य होंगे? 2। उनका नाम देंगे क्या हम? अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा। तो रिलेशन लिखते हैं। पहला है रिलेशन शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दूसरा रिलेशन है शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/। अल्फा प्लस बीटा -b/a और शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा c/। ये काफी महत्वपूर्ण सूत्र है। 1 नंबर का जो प्रश्न आता है वो इसी से रिलेटेड होता है, तो इसको आप रेडी कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। अब ध्यान से b क्या है? यहाँ पर देख लीजिए b क्या है? x का गुणांक। a क्या है आपका? किसका गुणांक? x² का गुणांक। अल्फा × बीटा बराबर c/a जो आया है, इसमें c क्या कहलाएगा आपका? अचर पर, और a क्या कहलाएगा? x² का गुणांक। तो ये गुणांकों में इधर गुणांक लिखे गए और इधर क्या लिखे गए हैं? शून्यक। तो ये शून्यकों में और गुणांकों में क्या कहलाता है? संबंध। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा × बीटा बराबर c/। ये काफी महत्वपूर्ण सूत्र है। इसके आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आना है वो आप जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर वाले क्वेश्चन आना है 3 और एक क्वेश्चन आना है कितने नंबर का? 2। तो इस पर चर्चा करें। सबसे पहले 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उन पर चर्चा करें। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या आता है आपका? शून्यक निकालो। क्या निकालो? बहुपद दिया रहेगा उसका शून्यक निकालो। मतलब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है शून्यक ज्ञात करना और शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित करना। तो एक क्वेश्चन लेते हैं 2 नंबर का। दो अंक वाले प्रश्नों पर चर्चा हो रही है। 2 अंक का जो प्रश्न आएगा, बहुपद लिख लेते हैं x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों में शून्यकों एवं गुणांकों में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध
को सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। संबंध सत्यापित करना है। तो x स्क्वायर है 7x धन 10, ये जो आपका बहुपद है इसका क्या याद करना है आपको? शून्य। अब शून्य कैसे याद करते हैं ये देखिए प्रोसेस। सबसे पहली चीज ये है कि इसको पहले हम प्रॉपर फॉर्मेट में ऐसे लिख दें, px बराबर, px इसका संकेत जैसा कि बताया गया आपको, px बराबर x स्क्वायर धन 7x धन 10, ऐसा लिखें। जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद को हमने लिख लिया, x स्क्वायर धन 7x धन 10। अब इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने की प्रोसेस आपको बताई गई है, उसी तरीके से गुणनखंड करना है। मध्य पद को आपको क्या करना है? तोड़ना है। मध्य पद में क्या लिखा हुआ है? 7x, यानी जो अंक यूज हुआ है क्या यूज हुआ है? 7, और जो अंतिम पद है इसका क्या? 10। यानी इस तरीके से दो अंक आपको सिलेक्ट करना है, दो संख्याएं चूज करनी है कि उनका जोड़ किसके बराबर है? 7 के बराबर, और गुणा किसके बराबर है? 10 के बराबर। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं? देखिए 2 और 5 ये हम ले लेते हैं, तो 2 और 5 का योगफल कितना आएगा? 7, और 2 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो हमें 7x को कैसे तोड़ना है? 2x धन 5x, ठीक है ना? मध्य पद को तोड़ करके इसका हमें गुणनखंड करना है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या है कि ऐसी दो संख्याएं हम सोचते हैं जिनका योगफल किसके बराबर हो? 7 के बराबर, और गुणा किसके बराबर हो? 10 के बराबर। तो इस तरीके से x स्क्वायर धन, अब 7x के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? 2x धन 5x, 2x धन 5x यूज करेंगे। तो इस तरीके से 7x के स्थान पर मान लीजिए आप यूज करते हो क्या? 2x और 5x, धन कितना हो गया आपका? इसके बाद दो दो की ग्रुपिंग में कॉमन लेंगे। तो पहले वाले में कॉमन क्या आ गया आपका? x आ गया, x से कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? x प्लस 2, यहां पर कॉमन क्या मिल रहा है आपको? 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x प्लस 5 2 10, ये 2 हो गया। और इस तरीके से ओवरऑल कॉमन क्या आपको मिल रहा है? ओवरऑल कॉमन आपको दिख रहा होगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 को आप कॉमन ले लीजिए। x प्लस 2 यदि आप कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 इस वाले पद में क्या बचेगा? x, और इस वाले पद में क्या बचेगा? 5, x प्लस 5। तो ये कहा है इसका क्या? गुणनखंड। अभी px यानी जो बहुपद दिया गया था उसका आपने क्या कर दिया? गुणनखंड कर दिया। अब इस शून्य के लिए अब यहां पर प्रोसेस यूज करिए। शून्य के लिए क्या होना चाहिए? बहुपद का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। तो बहुपद का मान अब यही है गुणनखंड के रूप में, यानी शून्य के लिए px आपका क्या होना चाहिए? 0, px बराबर 0। शून्य के लिए px बराबर 0, और px की वैल्यू ये यूज कर लीजिए, या x प्लस 2 x प्लस 5, x प्लस 2 x प्लस 5 बराबर, x प्लस 2 x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 x प्लस 5, यानी दो गुणनखंडों का गुणा किसके बराबर आ रहा है? 0। इसका मतलब दोनों में कम से कम एक 0 होगा ही। जब दो चीजों का गुणा 0 आ रहा है तो इसका मतलब उनमें से कम एक क्या होगा? 0, तभी तो 0 आ रहा है। तो या तो x प्लस 2 0 होगा, या तो x प्लस 5 0 होगा। तो यहां पर यूज करें x प्लस 2 is 0, x plus 2 is 0, x plus 2 is 0, या x plus 5 0, x plus, तो x का मान यहां से क्या मिल गया? -2, या x का मान यहां से क्या मिल गया? -5। तो इस तरीके से आपने देखा कि x के कितने मान मिल गए? 2, एक -2 और दूसरा क्या है? -5। यही क्या कहलाएंगे? बहुपद के शून्य, है ना? अतः बहुपद के शून्य अल्फा, एक को अल्फा कह दीजिए और दूसरे को क्या? बीटा। अल्फा बराबर कितना? -2, और बीटा बराबर कितना? -5। ये बहुपद के कराएंगे शून्य। बहुपद के शून्य जब आप निकाल लें, अब एक काम तो आपका हो गया, x स्क्वायर धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। ये काम हो गया आपका, शून्य का आपका आ गया। अब अगला काम है शून्य को एवं गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। अभी ये जो दो संबंध बताए गए थे उनका सत्यापन आपको सीखना है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। इसके बाद हम गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध को सत्यापित करना सिखाते हैं। तो आपका जो बहुपद है px
आपको दिख रहा है px बराबर कितना x स्क्वायर धन 7x धन 10। अब बताइए इसमें गुणांकों का मान कितना कितना है। गुणांक कौन कौन होते हैं, a b और c। अल्फा बीटा क्लियर हो चुका है, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर कितना -5। a का मान कितना है, जैसे द्विघात बहुपद क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ax स्क्वायर। अब a की जगह यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं तो मतलब क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो a का मान कितना हो गया 1 हो गया, बहुत अच्छे। फिर b का मान कितना है 7 है, c का मान कितना है 10। तो उसको सबसे पहले हमें यहां लिखना पड़ेगा, होगा a बराबर कितना 1, b बराबर कितना है 7 और c बराबर कितना 10। अल्फा बीटा क्लियर ही है, एक बार फिर से लिखना चाहे लिख लें, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर कितना -5। चलिए अब पहला जो संबंध है हमारा शून्यकों का क्या, शून्यकों का योगफल। पहला जो रिलेशन है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या है -b/। इसको सत्यापित करना है। सत्यापित करने का मतलब कि बाएं पक्ष में मान रख दूं और दाएं पक्ष में भी मान रख दूं, दोनों पक्ष क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो सत्यापित माना जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अब अल्फा का मान ले लो, अल्फा का मान कितना दिया -2, अल्फा की जगह क्या रखेंगे -2 और बीटा की जगह क्या रखेंगे -5 बराबर, इधर देखिए कितना आ रहा है माइनस, बी का मान कितना है, बी का मान यहां पर देखिए कितना है 7, तो बी का मान 7 रख दीजिए और ए का मान कितना है 1। अब हल करिए, बाएं पक्ष को जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -5 बराबर ये -7 हो गया। -2 और -5 कितना होता है -7 बराबर देखिए माइनस, देखिए दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा ये जो संबंध है वो क्या है सत्यापित। तो यहां पर क्या लिखेंगे सत्यापित, ये सत्यापित। अभी ये एक रिलेशन हुआ, एक रिलेशन और इसमें बचा हुआ है, ये शून्यकों के योगफल से संबंधित। अब हम बात करेंगे शून्यकों के गुणनफल से संबंधित। तो दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल से संबंधित फार्मूला आपके पास है, उसको देख लीजिए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है -2 रख दीजिए, इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ है -5 बराबर c का मान कितना देखिए यहां पर, c का मान कितना दिया हुआ है 10। तो यहां c का मान 10 हो गया, a का मान 1, a का मान 1 मान रख दिया। अब गुणा कर लीजिए -2 -5 माइनस का गुणा प्लस हो गया और ये हो गया 10 और ये भी कितना हो गया, दोनों पक्ष बराबर, यहां भी क्या हो गया ये 7। तो इस तरीके से आपने शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित किया और ये प्रश्न आपका समाप्त। इसमें कहीं किसी को समस्या समझ में आ रही तो चर्चा कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर के शून्यक निकालते समय आपको गुणनखंड करना है, वो ध्यान देना है। यदि आपका गुणनखंड आ गया उस गुणनखंड को 0 के बराबर इक्वेट करना है। क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। और इसके पश्चात आपको शून्यक मिल जाए, एक शून्यक को अल्फा और दूसरे शून्यक को क्या कर देना है बीटा। इसके पश्चात बहुपद की सहायता से गुणांकों को लिखना है, यानी a का मान कितना होगा, b का मान कितना होगा और c का मान कितना होगा। इसके लिए हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c से तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करने से हमें a, b और c का मान मिल जाता है। इसके पश्चात दोनों संबंधों को क्रम से हम सत्यापित करते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, इनमें हम अल्फा बीटा और b और a का मान रख करके सत्यापित करते हैं। और इसी तरीके से शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, इसमें भी दोनों पक्षों में अल्फा बीटा और c और a का मान रख करके और देख लेते हैं कि क्या करना है। यानी दोनों पक्ष बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है सत्यापित। तो ये 2 नंबर का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार के और प्रश्न दिए हुए हैं प्रश्न बैंक में, उनको भी आपको लगा करके अभ्यास करना है ना। ऐसा नहीं कि बस यही प्रश्न आना है, इस टाइप का प्रश्न आना है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस टाइप के जितने प्रश्न होंगे कि शून्यक निकालने का, गुणांक और शून्यकों के बीच जो संबंध है उनको सत्यापित करने का, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सभी का अभ्यास आपको करना है। तो एक टाइप ये हो गया। एक टाइप और क्या होता है कि उसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे देगा और पूछेगा क्या निकालो, बहुपद निकालो। बहुपद की रचना को, बहुपद बनाइए।
जिसमें शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो आइए दूसरा प्रश्न करते हैं। 2 नंबर वाले इसमें 2 ही टाइप के प्रश्न बनते ही हैं इस यूनिट में, तो दोनों टाइप का अभ्यास यदि आप कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये 2 नंबर मिल जाएगा। तो दूसरा प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों है। तो शून्यकों का योगफल 1/4 व गुणनफल -1। योगफल 1/4 और गुणनफल कितना है -1। अभी आपको बताया गया कि शून्यकों का जो योगफल होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और उसका मान कितना होता है -b/a। और शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, c/a। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लें कि शून्यकों का योगफल कितना है, शून्यकों का गुणनफल कितना है, फिर फार्मूले की बात करें। इसके पहले क्योंकि हमें निकालना क्या है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो आपको आना चाहिए। वो क्या है, ax² + bx + c। तो सबसे पहले हम मान लें कि मानक द्विघात बहुपद, px बराबर कितना, ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद, इसमें हमें a b c का मान मिल जाएगा, तो वही मान पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर मिलेगा। तो कैसे a b c का मान प्राप्त करेंगे, इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 1/4। तो अब लिखें, क्योंकि शून्यकों का योगफल, अब ध्यान दीजिए, शून्यकों का योगफल कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिए 1/, शून्यकों के योगफल के लिए आप संकेत क्या यूज करते हो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 1/, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4। लेकिन अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, -b/a। क्या होता है, -b/a। तो -b, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम यूज कर रहे हैं -b/a। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/, ये आपका एक समीकरण इसको बना। अब दूसरा समीकरण जो बनाएंगे वो शून्यकों के गुणनफल से संबंधित बनाना। शून्यकों का गुणनफल, अभी देखिए कितना दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल का सूत्र क्या होता है, नहीं मतलब मान कितना दिया हुआ है, देखिए -1 शून्यकों का, यहाँ पर योगफल दिया है 1/4 क्वेश्चन में, और गुणनफल कितना दिया -1, तो हमने लिख दिया शून्यकों का गुणनफल कितना -1। अब शून्यकों के गुणनफल के लिए संकेत क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना -1। अल्फा इंटू बीटा के लिए फार्मूला क्या है, c/a बराबर -1 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, -1/1। अब विचार करो, इन दोनों पर विचार करो। यहां पर भी आप देखो फार्मूले में यहां भी a है और यहां भी फार्मूले में क्या है, a। नीचे हर में यहां भी a है और यहां भी हर में क्या है, a है। लेकिन इसके सामने जो वैल्यू लिखी है, यहां क्या लिखी है, a, और यहां पर a के सामने क्या लिखा हुआ है, दोनों में अंतर है। यहां पर हमें दोनों को समान करना है, तो समान कैसे करते हैं ये सीखना है। वहां पर a बराबर 4, a के सामने मतलब 4 लिखा हुआ है, यहां a के सामने क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो इस 1 को हम 4 बनाएंगे। 4 बनाने के लिए क्या करते हैं, अंश और हर दोनों में 4 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यदि अंश हर दोनों में गुणा करेंगे तो मान में भी कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। तो यहां पर हम अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, c/a बराबर क्या, -1 × 4, 1 × 4 का गुणा हम क्यों कर रहे हैं, दोनों का हर बराबर करने के लिए। इसका हर कितना है, 4 है, और इसका हर कितना है, 1 को हम क्या बना रहे हैं, 4, है ना। तो आप ध्यान से देखें, अब c/a का मान कितना मिल गया आपको, -4 ऊपर हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, 4 में 1 का गुणा होगा तो -4 हो गया, और ये हो गया कितना, 4 × 4। अब दोनों इसको समीकरण 2 आप कह लो।
अब दोनों समीकरणों को ध्यान से आप देखो कि दोनों के नीचे बाएं पक्ष में इधर a है और नीचे दोनों में क्या है 4 है ना। इसका मतलब क्या होगा a का मान कितना होगा 4 हो जाएगा, है ना। समीकरण 1 और 2 दोनों से, समीकरण 1 और 2 दोनों से आप निष्कर्ष क्या निकालते हैं, समीकरण 1 और 2 से a का मान कितना हो गया 4। चलिए a का मान यहां से 4 मिला, दोनों जगह 4 है, तो जब a का मान मिल गया तो b और c का भी मान निकालो। जैसे यहां से भी हम c का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, यहां से देखो c के सामने क्या लिखा हुआ है -4, तो c का मान कितना हो जाएगा -4, c का मान हो गया -4। अब चलिए b का मान निकालते हैं। अब ध्यान दो यहां पर b नहीं लिखा है बल्कि क्या लिखा है माइनस b लिखा हुआ है, तो -b का मान किसके बराबर है 1 के बराबर। -b बराबर क्या है -b बराबर 1 है, तो b बराबर कैसे निकालेंगे, यदि -b का मान 1 दिया हुआ है तो हम माइनस का दोनों पक्षों में क्या कर दें गुणा। बात समझे आप, -b बराबर क्या दिया है 1, यदि हम माइनस का गुणा करेंगे इसमें क्या हो जाएगा b हो जाएगा कि नहीं, -b जब माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस। यदि -b बराबर 1 है तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर कितना होगा -1। तो इस तरीके से a का मान c का मान और b का मान क्लियर हो गया। अब ये इन मानों को कहां रख देना है जो हमने माना था शुरू में कि माना द्विघात बहुपद px बराबर ये है, यहां a का मान b का मान c का मान जैसे ही आप लिखेंगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो अतः द्विघात बहुपद क्या मिला आपको, आंसर लिखिए, अतः द्विघात बहुपद px बराबर कितना मिला 4, यहां पर मान रखेंगे 4x², फिर b की जगह क्या मान रखना है -1, तो क्या हो जाएगा -x -1 into x। जब यहां पर माइनस मान रखेंगे क्या होगा -1 into x का मतलब क्या होगा -x, ठीक है, -1 into x का मतलब क्या होगा -x। तो यहां पर 4x² -x और c का मान कितना लेना है आपको -4, यहां पर लिखिए माइनस। तो इस तरीके से ये द्विघात बहुपद मिल गया, यही आपका उत्तर है। तो जब आपका बहुपदों का योगफल और शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, ऐसी स्थिति में बहुपद का निर्माण करने के लिए आपको इस तरीके की टेक्निक अपनानी पड़ती है। तो इसका भी यदि आप अभ्यास कर लेंगे तो 2 नंबर के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न कई प्रश्न हैं उनको आप अभ्यास करेंगे। इसके बाद 2 नंबर के प्रश्न, अब इसमें इतने ही मेन बनते हैं, इन्हीं की तैयारी करना है। इसके बाद 1 नंबर वाले प्रश्न देखिए, 1 नंबर के क्वेश्चन एक अंक वाले क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण चीज एक बात बताते हैं आपको, शून्यकों की संख्या निकालने के आता है। एक बहुपद का डायग्राम बना देगा, बहुपद का ग्राफ बना देगा और ग्राफ की सहायता से आपको ये बताना होगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आपको उसमें क्या देखना है, जैसे एक बहुपद बना करके बहुपद का ग्राफ बना के हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। ये जैसे मान लीजिए ये आपका x अक्ष है और ये कौन सा अक्ष होता है y अक्ष होता है ना, x अक्ष y अक्ष। यदि बहुपद का ग्राफ इस तरीके का हो, देखिए बहुपद का ग्राफ यदि इस तरीके का ऐसा क्यों बना हुआ, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये हमारा जो ग्राफ है बहुपद का, यह x अक्ष को कट कर रहा है कि नहीं, x अक्ष को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। तो x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, कितनी जगह। अब देखिए ध्यान से, ये 1 नंबर का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। वही सेम चीज, जैसे ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, लेकिन हमारा ये बहुपद का ग्राफ देखिए। अब बहुपद का ग्राफ देखिए, यहाँ ये ग्राफ क्या आता है, ये ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 2। ये आपको चेक करना है मेनली, और केवल संख्या पूछता है, मतलब क्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या निकाल, शून्यकों की संख्या निकाल। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये y अक्ष को भी काट रहा है कि नहीं, तो आप सोचेंगे कि यहाँ एक शून्य और बन जाएगा, नहीं। शून्य कैसे बनता है, बहुपद का ग्राफ जो है x अक्ष को जहां काटता है, इस अक्ष को x अक्ष को जहां काटता है, जितने बिंदुओं पर काटता है उतने ही क्या बनते हैं शून्य। तो यहाँ पर चूंकि हमारा जो ग्राफ है यह x अक्ष को एक जगह काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 1।
यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी मिलेगी? 2। एक कटान देखिए यहाँ पर हो रहा है और एक कटान यहाँ पर, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी? 2। एक और ग्राफ दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ऐसा ग्राफ यदि बना दे पेपर में और पूछे कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर आप देखेंगे x अक्ष का यहाँ पर 1, यहाँ 2, ये क्या हो गया 3 और ये क्या हो गया 4, तो इसकी शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 4। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न ये 1 नंबर का बनता है कि आपको ग्राफ देख करके बता देना कि शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, और जो क्वेश्चन 1 नंबर के बनता है उस पर चर्चा अभी हम करेंगे। एक नंबर वाले प्रश्न जैसे शून्यों और गुणांकों से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, प्रश्न बैंक में भी बहुत प्रश्न दिए गए हैं। 1 नंबर वाले प्रश्न, 1 नंबर वाले प्रश्न में विकल्प हो गया, खाली स्थान हो गया, है ना, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना, है ना, कई टाइप के प्रश्न होते हैं। तो जैसे पहला जो प्रश्न इस तरीके से बन सकता है इसमें कि ax² प्लस bx प्लस c के शून्य, इसके शून्य यदि क्या है? अल्फा बीटा है। देखिए ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या? 4 विकल्प दे दिया आपको, 4 विकल्प दे दिया, a/c, c/a, है ना, माइनस c/a और d लिख दिया है पर क्या? माइनस a/, अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा है ना, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या? शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा के लिए फार्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा के लिए फार्मूला c/a, ये इसका सही उत्तर क्या है? c/a, अल्फा इंटू। मतलब जो कुछ आपने पढ़ा है 1 नंबर में वही सारांश के रूप में वो छोटा छोटा चीज पूछता है ना, फार्मूले से, कहीं परिभाषा से, है ना। फिर दूसरा इसी में क्या पूछ सकता है? देखिए दूसरा प्रश्न, ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा ये शून्यों का ये योगफल है, इसका मान देखिए। तो इसके लिए विकल्प दे सकता है आपको क्या? b/a, फिर दूसरा a/b, फिर माइनस b/a, माइनस a/b। अब चलिए देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? b/a होगा कि a/b माइनस b/a। अभी भी आपने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, ये जो सूत्र है माइनस b/a अल्फा प्लस बीटा का मान होता है। तो इस तरीके से भी आपका सूत्र याद है तो आप बता सकते हैं। अब इसमें शून्य से संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, x² - 3 के शून्य क्या होंगे? के शून्य होंगे x² - 3 के शून्य। अब इसमें विकल्प दे दिया प्लस माइनस √3, है ना, और √3 अथवा मान लीजिए 3 दे दिया और 9 दे दिया, और इसके अलावा मान लीजिए कोई भी मान 0 दे। x² - 3, x² - 3 के शून्य। सिंपली यदि आपसे पूछ रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, x² - 3 के शून्य बताना, और इसमें आपको लगाना होगा किस तरीके से, थोड़ा सा व्याख्या करके बता रहे हैं। x² - 3 को आप किसके बराबर पहले कर दो? 0 के बराबर। किसके बराबर? 0 के बराबर। इसके बाद इसका गुणनखंड करो, तो x² - 3 का गुणनखंड क्या होगा? तो इसके लिए हमें सोचना होगा कि 3 को हम वर्ग के रूप में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर ये फार्मूला लग सकता है क्या? a² - b² बराबर क्या होता है? a - b इंटू a प्लस b। 3 किसका वर्ग है? 3 किसका? आपने पढ़ा होगा करने वाले पाठ में √3 गुणे √3 जब करते हैं कितना आता है? 3 आता है। √3 में जब √3 का गुणा करते हैं कितना आता है? 3 आता है। इसका मतलब 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर। 3 को लिखने का तरीका क्या है? √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है इसको लिख देंगे क्या? √3 का क्या? स्क्वायर। अब यहाँ पर a² - b² यदि फार्मूला लगा रहे हैं आप, तो देखिए आपको गुणनखंड क्या मिल रहा है? x - √3 और x प्लस बराबर कितना? 0। ये
इसका मतलब x माइनस रूट 3 बराबर 0 या x प्लस रूट 3 बराबर 0। यहां से मिल रहा है x बराबर क्या रूट 3 और यहां से मिल रहा है x बराबर कितना माइनस अंडर रूट। ये x बराबर रूट 3 और x बराबर माइनस अंडर रूट। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि इसका जो शून्य का है रूट 3 भी है, माने प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 दोनों आ रहा है। यहां पर प्लस माइनस रूट 3 लिखा हुआ, तो इसका मतलब शून्य किसका सही आंसर इसका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। और इसमें इससे संबंधित क्वेश्चन और हो सकते हैं कि कोई दूसरा बहुपद दे दे, कौन सा शून्य होगा, तो शून्य निकालने की टेक्निक आपको सीख लेना। इसके बाद इसमें कुछ एक नंबर वाले प्रश्न में जैसे एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है ना, तो उससे संबंधित एक दो प्रश्न आप चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। देखिए एक शब्द है ना, एक शब्द में उत्तर देने वाला रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है। ये ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। बताइए कितना होगा, एक है ना, बिल्कुल सही जवाब है। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, एक। तो ये एक शब्द में लिखने के लिए ऐसा सकता है। फिर देखिए दूसरा एक होता है शून्य बहुपद की घात कितनी होगी, शून्य बहुपद की घात कितनी होगी, कितनी होती। तो शून्य बहुपद की घात जैसा कि आपको मालूम ही है क्या होती है, अपरिभाषित है ना, धोखे से आपको जीरो नहीं लिखना है। शून्य बहुपद की घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। इसको आप थोड़ा सा समझ भी सकते हो कैसे, जैसे मान लो शून्य बहुपद का क्या मतलब होता है, px बराबर क्या 0, px बराबर कितना 0। तो 0 को लिखने का क्या तरीका है, 0 को आप 0 * x भी लिख सकते हो, 0 * x, 0 * x जब लिखोगे तो यहां पर x की पावर कितना है 1, तो इस आधार पर कहोगे कि यहां बहुपद की घात कितनी है 1। फिर यदि आप इसको ऐसा लिखिए 0 को 0 * क्या x स्क्वायर भी लिख सकते हो, 0 * x क्यूब भी लिख सकते हो, 0 * x पावर 100 भी लिख सकते हो। तो यदि 0 को आपने इस तरीके से दर्शा दिया, असल में क्योंकि 0 लगा हुआ है गुणांक के रूप में, इसलिए सबका मान तो 0 ही है ना। 0 को लिखने के तरीके हैं, लेकिन इस वाले तरीके में घात कितनी मानी जाएगी 1, इस वाले तरीके में 2, इस वाले तरीके में कितना 3 और यहाँ कितना 100। मतलब शून्य बहुपद जो है उसकी कई घात हो सकती है, कुछ भी ले सकते हैं, घात के रूप में बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, यानी शून्य बहुपद की घात क्या है, अपरिभाषित। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो इस तरीके से आपको 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले हर प्रकार के जो प्रश्न बनना है इस यूनिट से, उस पर व्याख्या कर दी गई। आप जरूरत इस बात की है कि आप इस टाइप के और प्रश्न जो दिए हुए हैं प्रश्न बैंक में, 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले, उनको आप घर में बैठ करके रफ खोल करके बढ़िया अभ्यास करें। जितना ही अभ्यास आप करेंगे निश्चित रूप से आप परीक्षा हाल में उतना ही अच्छा काम कर पाएंगे। यदि आप अच्छे से अभ्यास नहीं करेंगे तो आप लगाते लगाते आपको लगेगा कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या करें, है ना। यदि किसी प्रश्न को आपने केवल एक बार किसी तरीके से किया है तो आप परीक्षा हाल में भटक जाएंगे। तो परीक्षा हाल में आप न भटके, अच्छा से अच्छा लिखें। तो इसके लिए जरूरी है कि आप उन प्रश्नों का क्या करें, अभ्यास करें। एक बार 2 बार या कई सवाल आप लगा लेंगे उस टाइप के, तो निश्चित रूप से आप उसमें एक्सपर्ट होंगे। और इस तरीके से तो आज बहुपद की चर्चा यहीं पर हम समाप्त करेंगे। थैंक यू।